हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भूगोल की एनसीईआरटी। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी है। पहला टॉपिक है इसका सौरमंडल में पृथ्वी। पहले टॉपिक में कुछ खास है नहीं ऐसा, लेकिन हाँ कुछ डेफिनेशन है। जैसे पहला है सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसके केंद्र में सूर्य है। दूसरा है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तीसरा है तारा, स्टार। ये कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उन्हें तारा कहा जाता है। ये सूर्य भी एक तारा है। अब आते हैं हम नक्षत्र मंडल पे। रात्रि में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को किसके द्वारा? विभिन्न तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ये अर्सा मेजर, या इसे बिग बियर भी कहा जाता है। दूसरा स्मॉल बियर या सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। ये सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा एक ही स्थान पर स्थित रहता है। ये उत्तर दिशा का ज्ञान हमें कराता है। रात्रि में दिशा का निर्धारण करने में सहायक होता है। यहाँ से आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे ग्रह। ग्रह की परिभाषा ग्रीक भाषा में जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। इनका अपना प्रकाश नहीं होता जैसे तारों का होता है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ग्रह। अब हम ग्रह को देखते हैं। ग्रह दो प्रकार के, आंतरिक ग्रह जिसको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, यानी ये पृथ्वी के समान दिखते हैं। दूसरा बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह बोलते हैं, ये बृहस्पति के समान दिखते हैं। तो पार्थिव ग्रह ये सूर्य और क्षुद्र ग्रह बेल्ट के मध्य स्थित होते हैं। तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। ये चट्टान और खनिज के बने होते हैं। इसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दूसरा जोवियन, ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट से बाहर अवस्थित होते हैं। ये तुलनात्मक रूप से बड़े, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। इसमें बृहस्पति, शनि और वरुण आते हैं। इसका मतलब है मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट मिलती है। अब बताओ उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उदाहरण पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान में यदि हैं तो वह शनि के 145 और बृहस्पति के 95। अब आता है एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये बृहस्पति और मंगल के ग्रह की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं। इसमें कुछ फैक्ट है। ग्रह सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं। पृथ्वी की आकृति भूआभ है, गोलाकार नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी यहाँ से थोड़ा सा झुकी हुई है और यहाँ से दबी हुई है और यहाँ से भी ऐसे, इस वजह से ये भूआभ आकृति है, गोलाकार नहीं है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये ऐसे। बुध सूर्य का चक्कर केवल 88 दिन में लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह आकार और आकृति में पृथ्वी के लगभग समान है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसको भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है मेंस का, वो यहाँ से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पीसीएस के आईएएस के लिए ठीक। अब ये आगे क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? अभी पीछे पड़ा शुक्र।
सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय पथ पर, आयताकार या दीर्घवृत्ताकार। इसका होगा दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, अभी पीछे पढ़ा, इससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, अभी पढ़ा, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है इसका ग्लोब, अक्षांश और देशांतर को समझना। अक्षांश और देशांतर वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये हमने पृथ्वी बनाई और ये दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट दिया। इस तरीके से यहाँ पे चित्र है बना हुआ। विषुवत रेखा के ये विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, प्रमुख अक्षांश रेखाओं की हम बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, पहले ये देख लेते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हम सबसे पहले विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री पर, ऊपर आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री पर, और ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी तापमान के आधार पर पृथ्वी बांटे गया है। इसमें देख लेते हैं कर्क और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, यह कर्क रेखा और यह है मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। यानी विषुवत रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री। आगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये आपके 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में शीतोष्ण कटिबंध आता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध तीसरा है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षेत्र से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ से भी आपका IAS में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, यानी ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। इन दोनों को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, यानी ये अर्धवृत्त ही बनाती हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे ये विषुवत रेखा हम यदि मान लें तो यहाँ पे सबसे अधिक चौड़ाई है, और ये जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ध्रुवों की ओर तो कम होती जाती है। अब और ये ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, लेकिन यदि हम अक्षांशों की बात करेंगे तो अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई कम होती जाती है और इनकी लंबाई समान होती है। ठीक है, अब आता है प्रमुख यामोत्तर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर है। ग्रीनविच कहाँ से, जहाँ ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है, वहीं से ये प्रमुख यामोत्तर रेखा निकाली गई है। इसके पूर्व में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं और पश्चिम में भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं।
अब यहाँ से भी क्वेश्चन IAS में पूछा हुआ है कि प्रमुख यामोत्तर पर स्थित देश कौन कौन से हैं। ये ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, नाइजर है, बुर्किना फासो है, टोंगा है, घाना है। अब बात करें इनके मध्य की दूरी, तो दो देशांतर के मध्य भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो थी वो 111 किलोमीटर थी। 0 डिग्री विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ मिलती हैं, तो ये गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। ये आपको अफ्रीका के यहाँ पे स्थित है गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में। देशांतर और समय की बात करें, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर जो अभी ब्रिटेन से निकल रही थी लेब से, इसकी बात करें, सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तो जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, तो इस हिसाब से देखें तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो भारत का यामोत्तर की हम बात करें तो भारत का यामोत्तर यानी भारत की स्थिति है यहाँ पर, यदि हम इसको 0 डिग्री देशांतर मान लें तो यहाँ से 82.5 डिग्री हम आगे बढ़ेंगे और इसको यामोत्तर रेखा माना गया है भारत का। ये ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ये अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है PCS में कि यामोत्तर रेखा पर कौन कौन से राज्य अवस्थित है। पहला UP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे भी प्रश्न है पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो ऊपर दिखा था भूभाग, भूलोक क्या है, कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, वही उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है अभी समझाया। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध पर क्यों प्राप्त होती है, तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, इनके बीच में सूर्य का प्रकाश 12 महीनों एक जैसा दिखाई देता है। इसलिए ये प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है, अभी पीछे पड़ा 0 डिग्री जो ब्रिटेन से निकलती है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक है, तो हम सीधा बोलेंगे ध्रुवों के नज़दीक है, क्योंकि विषुवत वृत्त के पास उष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा से ऊपर उपोष्ण कटिबंध। देशांतर की कुल संख्या कितनी है, तो अभी बताया 180 डिग्री पूरा पर 180 डिग्री पश्चिम यानी 360। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पर, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीड किसका जाल है, तो ये ग्लोब पर जो बनता है अक्षांश रेखा और देशांतरीय यामोत्तर का एक जाल है। फिर तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक जो अपने चारों तरफ खुद से घूमती है, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, इसी के कारण दिन रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है उसको हम परिक्रमा कहते हैं। अब आता है पृथ्वी का अक्ष एक
काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। इसी के कारण पृथ्वी गोल होने के बावजूद सूर्य की रोशनी पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ती है, जबकि दूसरा आधा भाग रोशनी से वंचित रह जाता है। ये यहाँ पर दिखा रहा है, पृथ्वी का आधे भाग पर रोशनी पड़ रही है और आधे भाग पर अंधेरा है। ये झुकी हुई है 66.5 डिग्री पे। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, यानी दिन रात को विभाजित करने वाली रेखा। यह वृत्त अक्ष 66.5 डिग्री के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे कहते हैं, के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 1/4 डेज में लगाती है। मैप आगे होगा, यानी 1/4 का मीन्स है 6 घंटे अतिरिक्त समय लेती है 365 से, जिसके कारण प्रत्येक चौथे वर्ष में 6 घंटे जोड़ दिया जाता है। और जब 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 गुणा 4, तो 4 सालों का जोड़ने के बाद उसे लीप ईयर कहा जाता है और 366 दिन इसमें होते हैं। सम फैक्ट की बात करें तो इसमें कुछ फैक्ट है, जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं 23 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर सीधी पड़ती हैं। ऐसे में कर्क यहाँ पर लिखा है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में उस महाद्वीप मिलेगी, और उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होगा जब कर्क रेखा पर सूर्य होगा। दूसरा 21 जून को ही इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कब? 21 जून को ही। करें 22 दिसंबर दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें इस टाइम पर सीधी पड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होंगी। कब? 22 दिसंबर के आसपास। बात करें 21 मार्च एवं 23 सितंबर, ये सूर्य की किरणें इस टाइम पे विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम पर शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। हम 21 मार्च की बात करें, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर, ये पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? अभी पीछे पढ़ा है परिक्रमा, जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं और परिभ्रमण भी बोलते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते तो उसको परिक्रमण बोलते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो अभी बताया, विषुवत वृत्त पर 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहीं और हंसा गया क्वेश्चन, लेकिन ये इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो अभी पीछे बताया परिक्रमण गति के कारण होता है। अब चौथा टॉपिक है, देख लेते हैं। इसमें भी कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी टॉपिक दिया है तो देख लेते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं। मानचित्र। ग्लोब से पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना आसान होता है, लेकिन किसी छोटे क्षेत्र के लिए संभव नहीं है। मानचित्र किसी विशेष स्थान का अध्ययन आसान बनाता है जो ग्लोब से संभव नहीं है। मानचित्र के प्रकार की हम बात करें तो ये आ गया आपका भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हम क्या दिखाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ।
महासागर का अध्ययन करने के लिए। राजनीतिक मानचित्र में हम क्या दिखा सकते हैं? देश राज्य की सीमा निर्धारण, नगर शहर गांव, और थीमेटिक में कुछ विशेष जानकारी जैसे किसी शहर का सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा का मैप हो गया, वन उद्योगों के लिए डाटा हो गया। प्रमुख घटक की बात करो तो मानचित्र के घटक 3 ही होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दिक् सूचक, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है। तो दिक् सूचक होता है मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए, यह प्रधान दिग् बिंदु होता है। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं बनने वाला है, सब ऐसे ही। ये वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कैसा होगा? थीमेटिक। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को। दिक् सूचक, ये आ गया क्वेश्चन कि दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए। तो ये टॉपिक हो गया आपके कंप्लीट। अब आगे देखेंगे अगले टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।